आदाब नाजरीन, मैं हूं सनम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दुनिया की बड़ी खबरों पर हमारी पहली नज़र। और जहां कोविड था वहीं अब चाइना का चूंचा भी गर्म है और इसी सारे के मामले में दिल्ली से लेके प्योंगयांग तक मीटिंगों का सिलसिला भी जारी है। बातचीत हो रही है, टेंशन जो है उसको कम करने की कोशिशें की जा रही हैं और जिस तरह से चीन ने अपने तेवर दिखाए उसका जवाब देने के लिए बात की जा रही है और बात 19 को निकल कर आ ही जाएगी। लेकिन क्या गलवान वैली, जो गलवान है, ये क्या है, कहाँ पे है? हमने लद्दाख में बात की, हमने लेह में बात की, अपने नुमाइंदे रिंगजिंग से भी हमने बात की, वहाँ के मुकामी लोगों से भी बात की, जानना चाहा कि ये क्या है गलवान की वैली। तो गलवान की वैली वो वैली है जो लेह से करीबन 350 किलोमीटर दूर है और ये पुराने ज़माने में एक बड़ी शाहरा हुआ करती थी। कहा जाता है कि जब समरकंद का रास्ता हुआ करता था तो समरकंद का रास्ता जो पहले वाला था वो एक बार ख़राब हो गया और इस सफ़र के दौरान इस पर सफ़र करने वाले अंग्रेज़ों को एक लोकल गाइड जिसका नाम गलवान गुलाम रसूल था, वो गाइड था, तो उसने रास्ता बदला और गलवान की पहाड़ियों से ऊपर लेते हुए उन्हें समरकंद ले गया। अंग्रेज़ खुश हुए और इस पूरे इलाके को गलवान गुलाम रसूल गलवान के नाम मंसूब कर दिया और यूं तब से लेकर अब तक ये तारीख का एक हिस्सा बना हुआ है। लेकिन तारीख का हिस्सा इस महीने भी बना और जिस तरह चीन ने गलवान की ऊपरी पहाड़ियों पर कब्ज़ा जो किया, उस कब्ज़े के बाद हमने भी तेवर दिखाने शुरू कर दिए, जवाब देना शुरू कर दिया है। गलवान की पहाड़ियों के साथ साथ खबरें हैं कि 5 और पोस्ट्स पर चीन ने आगे बढ़ा है और चीन के 5 और पोस्टों से घुसपैठ कर जवाब देने के लिए फ़ौज यहाँ से जा चुकी है। करगिल से आगे, लेह से आगे और गलवान की पहाड़ियों के साथ साथ दूसरे 5 पोस्टों पर फ़ौज पहुँच के चीन को रोकने की कोशिश कर ही नहीं रही है, बल्कि चीन को जवाब देने की कोशिश करी है। और चीन को जवाब देते हुए बताया जाता है कि आमना सामना हो चुका है, किसी भी वक्त बात बिगड़ भी सकती है, बात बन भी सकती है। और बात बनाने के लिए दिल्ली में भी मीटिंग्स हैं, प्योंगयांग और लिपिंग सब इलाकों और जगहों में मीटिंग्स हो रही हैं और इन मीटिंग्स के दौरान टेंशन को कम करने की कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि बताया यही जाता है कि अगर बात बिगड़ गई तो वो बहुत दूर तक चली जाएगी, दुनिया में एक नई जंग छिड़ सकती है और ये जंग आम जंग नहीं होगी बल्कि आलमी जंग भी हो सकती है। क्योंकि बात यही कही जाती है कि अगर चीन ने कुछ किया तो साफ जाहिर है चीन का सक्का पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान भी बात करेगा और पाकिस्तान जब बीच में आ गया तो फिर यहाँ से अमेरिका भी उतरेगा और अमेरिका भी उतरा तो फिर इसराइल भी उतरेगा और जब इसराइल उतरा तो अरब ममालिक भी उतरेंगे और जब अरब ममालिक उतरे तो फिर बात फ्रांस, शाम, चीन सभी ममालिक तक पहुँचते पहुँचते एक आलमी जंग भी बन सकती है और आलमी जंग के ख़तरे को टालने के लिए बातचीत इस वक्त की जा रही है। लेकिन गलवान वैली क्या है? हमारे नुमाइंदे रिंगजिंग ने गुलाम रसूल के पड़पोते से बात की, जाना उससे कि गलवान वैली है क्या, कहाँ पे है और किस तरह की है। रसूल गलवान के बारे में हर जगह पे मालूम है कि रसूल गलवान पहला आदमी लद्दाखी था जो अंग्रेज़ों के साथ एज ए गाइड, एज ए पोनी में काराकोरम रेंज में ट्रैकिंग करता था। उस दौरान उनको रास्ते में बहुत मुश्किल आया क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो गया। तो गलवान नाले पे पहुंचा तो लोगों का काफ़िला बाहर निकालने के लिए बहुत मुश्किल हो गया। तो गलवान रसूल ने अंग्रेज़ों को बोला कोई फ़िक्र नहीं है, मैं उस जगह को निकाल के आप लोगों को दे दूंगा। तो काफ़िला को गलवान रसूल ने पीछे निकाल के उसी नाले से निकाला जहाँ अभी गलवान नाला बोल रहा है, तो उनको दूसरी जगह पर सही सलामत पहुँचाया। तो अंग्रेज़ लोग बहुत खुश हुआ। उन्होंने बोला आप लोगों को क्या इनाम चाहिए? उन्होंने बोला मुझे कुछ इनाम नहीं चाहिए, इसका जगह का नाम जो ना गलवान नाला होना चाहिए। तो अंग्रेज़ ने भी बोला बिल्कुल गलवान नाला रखेंगे। तो अभी तब से उस नाले का नाम गलवान नाला है, जो कि अभी चीन और हिंदुस्तान इस जगह पर लड़ रहा है, जो कि हमारा जगह है। उस 200 साल पहले हमारा जगह था, जगह हमारा रहेंगे।
गलवान वैली क्या है ये बता रहे हैं गुलाम रसूल गलवान के पोते। और गुलाम रसूल गलवान के पोते को तारीख़ अपने बाप ने बताई है, उसके बाप को उसके बाप ने बताई, यानी तारीख़ विरासत में आ रही है। और विरासत में होते हुए कहा जाता है कि ये हमारी विरासत है, चीन मुफ्त में छूछा कर रहा है। ये गलवान की बात, लेकिन गलवान के नज़दीकी इलाका ले और ले के आसपास के इलाकों में लोगों में डर भी है, खौफ भी है, लेकिन जज्बा भी है। डर इसलिए है कि अगर चीन ने कुछ किया तो सबसे पहले लेह के लोगों को इसका जो सबक मिल सके, इससे परेशान होना पड़ सकता है। और लेह के लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी है, क्योंकि जिस तरह से फौजी जमाव देखा जा रहा है, जिस तरह से टेंशन देखा जा रहा है, उसके नताइज लेह के लोग यही बता रहे हैं कि बड़ा मुश्किल होगा, बहुत ही ख़तरनाक हो सकती है सिचुएशन। लेकिन इसी सिचुएशन में घबराए हुआ कोई नहीं है, मुकाबला करने की बात करिए। और देश के साथ साथ करगिल के लोग भी, करगिल नहीं बल्कि लेह के लोग भी यही कहते हैं कि जवाब देना है और जवाब सबको मिल के देना है। जितना भी ये हमारे जो पब्लिक है सब थोड़ा डरे हुए से है, थोड़ा सब ऐसा, तो सब थोड़ा डिप्रेशन में है मेरे ख्याल से मुझे। हाँ जी, तो आपको लगता है कि ये जंग के सूरत हाल में भी बदल सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। हो सके तो हाई लेवल पे जाके थोड़ा मीटिंग वगैरह करके इसको थोड़ा जितना हो सके इसको संभाल सकता है, मेरे ख्याल से ऐसा मानना है। नहीं तो बहुत यहाँ पे कैजुअल्टी हो सकता है, बहुत सारे अपनों को यहाँ पे लॉस कर सकता है, फिर इससे थोड़ा सब के लिए थोड़ा दुखद की बात होगा फिर। हाँ जी, इससे पहले भी पाकिस्तान और चाइना के बीच इंडिया के साथ लड़ाई हो चुकी है, तो उस समय यहाँ के सिविलियन ने बहुत सहायता की आर्मी की। तो इस बार भी अगर जंग की नौबत आए तो उसमें क्या सहायता रहेगी? आपके ख्याल से क्या है सर, आपका क्या ख्याल है सर? जी, हमारा हिस्ट्री देखिए तो हमारे जैसे कि 1962 है या 71 होगा या 1990 करगिल का जो वार होगा, वहाँ पे हमने हर समय क्या करगिल वाले या लद्दाख वाले सब ने डट के यहाँ पे साथ दिया आर्मी का। लेह के लोग क्या बता रहे हैं हमने जानने की कोशिश की, लेकिन हमारे नुमाइंदे लेह में जो हैं नामग्याल, रिंगजिंग नामग्याल, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जाने जाएंगे। तो नामग्याल बताइए, थोड़ा सा हमें ज्योग्राफी बताइए गलवान वैली का और इलाके का, क्या है सूरत हाल वहाँ पे, ये भी हमें बताइएगा। लद्दाख के ईस्टर्न एरिया में पड़ता है सर ये जो गलवान एरिया जो है, ये लेह से 350 किलोमीटर की दूरी पे है, एक अप्रोक्सीमेटली कह रहा हूँ। तो करगिल से तो बहुत दूर, करगिल से तो बहुत दूर होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो रिंगजन हमें ये बताइए, बताया जाता है, यहाँ कुछ खबरें निकल के आई हैं कि चाइना जो है वो 5 जगहों से उसने घुसपैठ की है। थोड़ा बताएंगे किस किस एरिया से कघुसपैठ हुई है, और ये जो लड़ाई हो रही है, जो यहाँ पे हमारे जो सैनिक जो शहीद हुए हैं वो कहाँ कहाँ पे शहीद हुए? जी जी, जाता था या कोई और रूट हुआ करता था? हाँ जी, ये जो दिव्यो का रोड जो बन रहा है इंडिया की ओर से, तो इसीलिए ये गुजारते हैं शहरों से गुजार के यहीं गलवान से गुजार के जाते हैं। तो इसीलिए ये गलवान का जो जगह है जो है ये इम्पोर्टेंट माना जा रहा है सर। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट इसकी, लेकिन हम लास्ट में आपसे एक और चीज जानना चाहेंगे। इस वक्त लद्दाख के लोग क्या फील करते हैं? डर फील कर रहे हैं या वो पूरी तरह से तैयार बैठे हैं? कल का जो हादसा हुआ इसके बाद लद्दाख के लोग काफी मतलब ये दुखद समाचार सुन के दुख भी है, और साथ ही साथ यहाँ के लोग जो है वो देशभक्त है, आर्मी के साथ कंधे के कंधे मिला के काम करने के लिए तैयार है सर। बहुत शुक्रिया रिंगजिंग नामग्याल पूरी जानकारी के लिए। लेकिन नाजरीन आपको बताएं, बात चीन से लेके कश्मीर तक जा पहुंची है, और चीन के हवाले से जहां बातचीत का सिलसिला जारी है। कमांडरों की आज सुबह 11:30 बजे मीटिंग है और आखिरी खबरें मिलने तक जारी थी। कल भी मीटिंग हुई थी, उससे पहले भी मीटिंग हुई, और ट्रैक 1 से लेकर ट्रैक 2 तक मीटिंग का सिलसिला जारी है। अभी नताज नहीं निकल सके हैं, लेकिन दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म ने पहले ही मुतनब्बा किया है कि तारीख नहीं बख्शेगी। लेकिन तारीख के साथ साथ कहा जाता है कि अगर कुछ बढ़ जाता है तो एक नई तारीख भी लिखी जाएगी, यानी तारीख एक नई आलमगीर जंग की, वर्ल्ड वार की दस्तक भी दे रही है। लेकिन इसी दस्तक के बीच में इधर से भी फौज पहुंच चुकी है, और चंडीगढ़ से लेकर कश्मीर तक, श्रीनगर तक, हर जगह फौज लद्दाख
के एरिया की तरफ सफ़र आगे बढ़ रही है और चीन का मुकाबला करने को तैयार है। लेकिन कश्मीर वादी के नॉर्थ कश्मीर के इलाके में हिंदुस्तान और पाकिस्तानी अफवाज के दरमियान भी सूरत हाल वही की बनी हुई है जो इससे पहले भी बनी थी। अब तक बारी जम्मू डिवीज़न की होती थी, आज कश्मीर की बारी थी और आज कश्मीर के मत्सिल सेक्टर में गोलाबारी हुई है। पाकिस्तान की तरफ से चलाए गए गोले इधर के आबादी वाले इलाकों में भी गिरे हैं। किसी जानी नुकसान की आखिर लम्हात तक खबरें नहीं मिली हैं, लेकिन बताया जाता है कि इलाके में तनाव है और इलाके में खौफ दहशत है। गोले गिर रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के मत्सिल सेक्टर में और मत्सिल सेक्टर के साथ साथ आपको याद दिलाना चाहेंगे कि साल 2019 के पहले दिन से गोलाबारी जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे शुरू हुई है वो 2020 में भी चलती रही, आज भी गोले गिरते रहे। लेकिन कश्मीर के अंदर में इनकाउंटर आज भी जारी रहे। आज कश्मीर में 2 इनकाउंटर हुए, पहला पांपोर के इलाके में और पांपोर के इलाके में आज सुबह हुए इनकाउंटर के दौरान एक मिलिटेंट मारा गया। बताया जाता है कि इतला मिली थी और इस इतला के बाद फोर्सेज ने इलाके का घेराव किया, कॉर्डन किया, जिस दौरान गोलीबारी हुई और इस गोलीबारी में एक मिलिटेंट मारा गया। इलाके में तनाव इस हलाकत के बाद और इलाके में तनाव के दौरान वो वाक़ा जो कश्मीर में इन हलाकतों के बाद रोनमा होते हैं देखने को भी मिले हैं। लेकिन बाद दोपहर एक और इनकाउंटर शोपियां के इलाके में हुआ है और आखिरी खबरें मिलने तक इलाके में इनकाउंटर भी जारी था, गोलीबारी भी सुनाई दे रही थी और इलाके में दूसरे मामला भी या दूसरा तनाव भी बराबर जारी था। पिछले एक हफ्ते से लगातार साउथ कश्मीर में इनकाउंटर्स पे इनकाउंटर्स हो रहे हैं, लेकिन नॉर्थ कश्मीर के इलाके की खबर यही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर आज खबर ज़बरदस्त गोलाबारी भी हुई है। लेकिन इस सारे के बीच में कोविड का ख़तरा बराबर जारी और कोविड के ख़तरे के बीच में आज 2 और अमवात हुई है। कल का दिन भी अमवात का रहा, आज भी अमवात हुई हैं और आज भी पॉजिटिव केसेस आए हैं। अमवात के हवाले से एक मौत श्रीनगर से हुई है, एक साउथ कश्मीर से हुई है और बताया जाता है कि दोनों बुजुर्ग श्रीनगर के अस्पताल में ज़िंदगी की जंग कोविड से लड़ते लड़ते हार बैठे। कश्मीर में कोविड का कहर जारी और इसी कोविड के दौरान सबसे बड़ा खतरा बड़े बुजुर्गों पे है और डॉक्टर आज भी बता ही रहे थे कि हमें इस लड़ाई में जब लड़ना है तो सबको मिलकर लड़ना है और ख़ास तौर पर अपने बुजुर्गों का ख्याल रखना है। नौजवान इस कोविड के अगर मुब्तला हो ही जाते हैं लेकिन अपनी ताकत से अपनी इम्यूनिटी से वो इस कोविड का मुकाबला कर पाते हैं, लेकिन बुजुर्ग नहीं कर पाते हैं और यूँ बुजुर्ग इसका शिकार बन जाते हैं। और आज भी 2 वाक़यात ने एक बार फिर सबको हिला के रखा है। मुल्क में भी कोविड का हाल ख़राब है, महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक कोविड की सिचुएशन ख़तरनाक बनती जा रही है और दुनिया जहाँ कोविड ख़तरा है वहीं हिंदुस्तान में भी कोविड ख़तरे के घंटी से ऊपर ही बह रहा है। लेकिन वादी कश्मीर में और भी मामला थे, मसाइल और एक मामला कल का आपको याद होगा सिविल सेक्रेटरीट पर आज भी श्रीनगर में बहस जारी थी। आज भी श्रीनगर में पूछा जा रहा था कि सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर तो आ रहा है लेकिन ला क्या रहा है, कश्मीरियों के लिए इसमें ख़ास क्या रखा गया है जो इस पर बात की जाए। ये सेक्रेटरीट की बात, लेकिन श्रीनगर के साथ साथ वादी कश्मीर में लोगों को और भी मसाइल हैं। लाल बाज़ार श्रीनगर का लाल इलाका है, खूबसूरत इलाका है, चमकता इलाका है, लेकिन इन दिनों चमकता किस लिए है? खड्डों की वजह से। कहा जाता है कि सड़कों पे खड्डे पड़े हुए और लाल बाज़ार के इलाके के लोग सड़कों के खड्डों को लेकर ही आज सड़क पे थे, मुजाहरा कर रहे थे, बात अरबाब इक़्तिदार तक पहुंचा रहे थे। ज़रा देखिए आप भी क्या कहते थे लाल बाज़ार के जवान। ये सड़क कोता खराबी छे बराबर हुत सुबह इस्तामत यथ नाव बड़शा कॉलोनी लाल बाजार यह लेन नंबर 1 पे लेन नंबर 10 तक मुश्तमिल। यथ सड़क गई तकरीबन 4 वरी इथे पे खराब। यह तीचा खराब कि ये बनान नबर नीर यान बारिश मामूली बारिश पेवान आब दोब वत जमा गमित ये बिल्कुल हालत खराब। बे मेन होल ये आज ब्रो ये वि ड्रेन बने तम मेन होल बन तम रेज जहाँ कर तम मेन होल प्रॉब्लम ग तथ मज गाड़ी या इंसान सह तमिस खोर तो गई कैजुअलिटी ये तीत्या डिज तीत्या दोब बस रिक्वेस्ट करान हालांकि पर्स द्राव ये जुलाईस मज टेंडर तथ सड़क मगर हालात 5 अगस्त पत खराब गई तम पत रूज सह यह सड़क बे वो 4 वरी इथे पे सड़क
ये बोटशा मोहल्ला श्रीनगर का लाल बाज़ार का बोटशा मोहल्ला और बोटशा मोहल्ला की कहानी कुछ यूं ही वहाँ के लोग बयान करे थे। लेकिन पास का इलाका अमदा कदल भी है और पास के इलाके अमदा कदल को इमदाद चाहिए और अमदा कदल के लोग इमदाद नकदी में नहीं मांग रहे हैं। कहते हैं कि पानी की अगर इमदाद दे सकती है तो सरकार दे ही डाले। पिछले साल नवंबर में पानी गया है, तब से लेकर आज तक पानी रेस्टोर नहीं हुआ है और साफ जाहिर है जिस इलाके में 10 महीनों से पानी न आ रहा हो वहाँ के लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हूँ। वो अलग बात है, पीने के पानी के लिए वो को दूर जाते हैं, इलाके दूसरे इलाकों में जाके सरों पे मटकों में पानी ले आते हैं, लेकिन बाकी मामलात के लिए पानी की ज़रूरत होती है तो कैसे पूरी की जाए। और इसी चीज़ को लेके आज भी वो नालान दिखाई दे रहे थे और आज भी वहाँ पे वो सरकार तक बात पहुँचाने की बात कर रहे थे। गोतपोरा अमदाकदल लाल बाजार पे मसल गोमुत 15 नवंबर न्यूक आब दोक दोन दोन गो आब ये मरमत क्या था कर 15 नवंबर पे गो आज तान 9 रेत गुजरे आज तान कह मा आय ओतर क्या योर वुचन खतर वो क्या दलील कोरुख मेजरमेंटा आब चलान वार कार अस क्या गो अस खसान पान आब अस पेवान मोटर लागन जरूरत कह वनकस ना मोटर तो ना कहीं खालान यारबल पे आब ये यारबल नज़दीक मकुर आब सह मजबूर गसान सह इस्तेमाल करने खतर। चलिए लाल बाज़ार इलाके की बात, लेकिन श्रीनगर में आपको फ्लाईओवर पे जब आप चलते होंगे तो बड़ा मज़ा आता होगा, बड़ा खूबसूरत लगता भी होगा। और इस फ्लाईओवर को बनाने में जहां सरकार ने काम किया है वहीं एक काम ठेकेदारों का भी रहा है और ठेकेदारों ने जानफिशानी से काम करते हुए इस फ्लाईओवर को मुकम्मल भी किया। लेकिन ठेकेदार आज इसी फ्लाईओवर के नज़दीक नारेबाजी करे थे, मुजाहरा करे थे, अपील करे थे। साफ जाहिर है पैसा काम किया है, पैसा नहीं मिला है और सरकार उनकी कर्जदार है। जिस रियासत में, जिस मुल्क में सरकार ही कर्जदार हो वहाँ पे नाले क्या सुनाई देंगे। ये श्रीनगर के फ्लाईओवर के नज़दीक वो ठेकेदार बता रहे थे जिन्होंने इसी फ्लाईओवर पर काम भी किया है। मैं सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जिसने रामबाग जहांगीर चौक जो फ्लाईओवर बनाया है उसमें हम काम कर रहे हैं। जो 2013 में काम शुरू हुआ था तो जुलाई 2019 में उसका काम कंप्लीट हुआ। हम तमाम लेबरों को कहा गया था कि आप डबल शिफ्ट में काम करो। 12 घंटे का हम दिन में काम करते थे, सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक। जब काम कंप्लीट हुआ हमें कहा गया कि आप डबल शिफ्ट में भी काम कीजिए। उसमें लेबर से हमारे रोड मार्शल थे जो ट्रैफिक पुलिस का काम अंजाम देते थे रोड पे। हमारी जो वेजेस है काम ख़त्म होने के बाद उन्होंने कहा कि आपको फुल और फाइनल पेमेंट की जाएगी, लेकिन 1 साल 1.5 साल गुजरने के बाद भी आज तक पेमेंट रिलीज़ नहीं हुई। इसके बावजूद हम जो एयर ऑफिस में जाते हैं, एयर ऑफिस क्या थे कि उनका यहाँ इतना पैसा नहीं है, उन्होंने एडवांस पैसा लिया है। जब कंपनी वाले का यहाँ कुछ काम होगा उनका पैसा आएगा तब जाके हम रिलीज़ देंगे। जनाब ये तकरीबन जो इस वक्त हम यहाँ हैं तकरीबन 2-2.5 करोड़ रुपए की पेमेंट अभी पेंडिंग है जनाब। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी पेमेंट जल्द से जल्द रिलीज़ हो ताकि बैंक में भी ये कर्जा उन्होंने ठेकेदारों ने लिया है। चलिए ये फ्लाईओवर के करीब ठेकेदारों की बात, लेकिन आपको कुछ और मुद्दों पर भी बात करा ही देते हैं। आप आयुष्मान भारत सरकार की स्कीम से वाकिफ़ होंगे, नाम भी सुना होगा। साफ जाहिर है बहुत कम लोगों ने नाम सुना होगा, लेकिन इस स्कीम का एक बड़ा फ़ायदा गरीब तबके को दिया गया था और मोदी सरकार का एक बड़ा कारनामा आयुष्मान भारत को भी माना जाता है। लेकिन कश्मीर में आयुष्मान भारत कितना काम कर रहा है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा रहा है कि श्रीनगर के 16 अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीज़ जब आयुष्मान भारत स्कीम का फ़ायदा उठाने की बात करते हैं तो वहां आयुष्मान भारत का दफ्तर ही बंद है। बताया जाता है कि उसको कोविड में ट्रांसफ़र किया जा चुका है उस दफ्तर को और यूं वहां पे कोई बैठता नहीं है। हमने वहां के नोडल अफसर डॉक्टर सुजैन से बात करना चाहिए तो उन्होंने हमें किसी और का नंबर दिया, हमने उस नंबर पे भी बात करना चाहिए तो तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल सका। क्या आयुष्मान भारत के हवाले से सरकार के पास कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं है ये जानने की हम तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकार को कोई तसल्ली बख्श जवाब हो तो बताए कि सूरा में क्यों नहीं ये काम कर रहा है। और वादी के दूसरे इलाकों से भी खबरें यही आ रही हैं कि आयुष्मान भारत के हवाले से जो स्कीम सरकार ने राइज की है उसको ज़मीनी सतह पे अमलाने में कोताही की जा रही है। ये सरकार की स्कीम, लेकिन सरकार के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों की स्कीम भी है। स्कीम प्राइवेट स्कूलों की यही है कि सरकार के वालिदैन को कैसे परेशान किया जाए। पिछले दिनों फीस के मामले को लेकर प्राइवेट स्कूल बात कर रहे थे, बात मुअज़्ज़ज़ अदालत तक पहुँची, अदालत ने अहकामात
प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस के हवाले से सुना ही दिया है और उन पर अवाम मनोअमल अमल कर रही है। लेकिन अब प्राइवेट स्कूल वाले एक और मुद्दा लेके आ पड़े हैं। वालिदैन को मैसेज आ रही हैं, टेलीफोन आ रहे हैं कि वो अपनी ट्रांसपोर्ट बिल जमा करा दे, स्कूल का जो ट्रांसपोर्ट फ़ी है वो जमा करा दे। अब इन स्कूल मालिकान से ये कोई पूछ तो सकता है कि साहब ज़ाहिर है ट्यूशन फ़ीस वालिदैन दे रहे, जो भी दे सकता है वो देगा, ख़ासतौर पर सरकारी मुलाजिम देंगे, लेकिन ट्रांसपोर्ट फ़ी किस लिए, किस खाते में, ये भी पूछा जा सकता है। और ख़ास तौर पे उस वक्त जब गाड़ी चली नहीं हो, पेट्रोल खर्च नहीं हुआ, डीजल बचाया हो, ड्राइवर को ये कम आधी तनख्वाह दे रहे हैं, तो फिर किस खुशी में वालिदैन से स्कूल वाले, प्राइवेट स्कूल वाले जो है ये ट्रांसपोर्ट फ़ीस मांग रहे हैं। और इस सारे के बीच में आज भी असातिज़ा, प्राइवेट स्कूलों के असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं और जो भी तनख्वाह की बात करता है उसको छुट्टी की जाती है। उनसे काम ऑनलाइन लिया गया है और लिया जा रहा है, लेकिन फिर भी जब तनख्वाह मांगी जा रही है तो जवाब में कहा जाता है कि आप छुट्टी करिए। कुछ ऐसे स्कूलों की खबरें हमारे पास पहुंची है, उन खबरों को, उन स्कूलों की हम तस्दीक और तरदीक के हवाले से इंतज़ार करते हैं और हम भी इन मामलात में जांच पड़ताल कर रहे हैं। जैसे ही खबर सही निकल कर आएगी हम उन स्कूलों का नाम आप तक पहुँचाएँगे। लेकिन सरकार तक ये बात ज़रूर पहुँचाना चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल मालिकान इन दिनों सरकार अब वालिदैन को मैसेज करें, फ़ोन करें और ट्रांसपोर्ट बिल मांग रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का फ़ी मांग रहे हैं। क्या ये सही कदम है इन वालिदैन स्कूलों का? वालिदैन पे एक और बोझ तो नहीं डाल रहे हैं? ये बात वालिदैन से लेकर सरकार की तालीम की पॉलिसी को लेकर। लेकिन फ़िलहाल श्रीनगर से मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त। ऊपर वाले की रही मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।